हेलो। हेलो दोस्तों। चलिए, तो हम लोगों ने कल जो प्रथम द्वितीय पार्ट में वीडियो के जो देखा था उसको आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाते हुए हम लोग आएंगे रामगुप्त पर, जो कि समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी है। और समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद यह शासक बनता है। कौन? रामगुप्त। बेटा, इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। दिलचस्प यह है कि कमजोर शासक है। कमजोर शासक होने के कारण क्या और चीजें हैं कि रामगुप्त उत्तराधिकारी है समुद्रगुप्त का और कमजोर शासक है, और साथ ही साथ उसके पास एक बड़ी खूबसूरत पत्नी होती थी कह सकते तो है नहीं, ठीक है। और आप लोग जानते ही होंगे, इतिहास गवाह है, वर्तमान जीवन भी आप देख सकते हैं कि युद्ध विवाद किस चीजों के लिए हो रहा है। तो आप लोग कभी कभी ध्यान देते होंगे तो जोरू है ना, जर है ना, जमीन, ठीक है, जोरू जर जमीन, या कह सकते हैं गुलाम। जोरू मतलब पत्नी, जर का मतलब होता है जेवरात संपदा, और जमीन का मतलब अचल संपत्ति जो नहीं जाने वाली है, ठीक है ना। तो जोरू जर जमीन के लिए ही सारे युद्ध होते हैं। और इसकी पत्नी मतलब कि रामगुप्त की पत्नी का नाम होता है ध्रुव देवी। क्या नाम है? ध्रुव देवी। अब ध्रुव देवी पर दो लड़कों की या दो शासकों की कह सकते हैं कि दृष्टि पड़ी है, गिद्ध दृष्टि पड़ी हुई है, जिसके लिए युद्ध होगा और रामगुप्त मारा जाएगा बेचारा, ठीक है ना। ये तमाम बातें मैं हवाओं में नहीं कह रहा हूं पुत्र। ये तमाम बातें विद्यार्थियों ये कही जा रही है किसके आधार पर? तो एक बुक है विशाख दत्त का लिखा हुआ, जल्दी से कमेंट कर सकते हैं आप लोग पता हो तो। विशाख दत्त ने और कौन सी किताब लिखी है? विशाख दत्त की एक बुक है देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम में यह कहानी का, इस घटना का जिक्र है कि मथुरा का एक शक शासक होता है बाबू, ठीक है विद्यार्थियों। तो मथुरा का एक शक शासक है जिसका नाम है रुद्रसिंह तृतीय, ठीक है। वो आक्रमण करता है किसको प्राप्त करने के लिए? ध्रुव देवी को प्राप्त करने के लिए। इस घटना का जिक्र कहां मिलता है? देवी चंद्रगुप्तम नामक बुक में। इसके राइटर कौन है? विशाख दत्त। अब देखो क्या होता है, प्राप्त तो करना चाहता था लेकिन ध्रुव देवी इतनी सुंदर थी कि उसका छोटा भाई यानी रामगुप्त का छोटा भाई ध्रुव देवी का देवर भी इसके ऊपर अपनी दृष्टि जमाए हुए है। तो ये क्या करता है कि शक शासक जैसे ही आक्रमण रुद्रसिंह करता है उसका विरोध करता है, और रुद्रसिंह तृतीय का यह स्त्री का वेश धारण करता है। कौन? छोटा भाई देवगुप्त। इसका छोटा भाई का नाम क्या है? देवगुप्त। और देवगुप्त बेटा लड़की का ड्रेस पहनता है, और लड़की का ड्रेस पहनने के बाद क्या करता है? जाता है और शक शासक रुद्रसिंह तृतीय को हत्या कर देता है। और इतना ही नहीं, अपने भाई के सगे भाई की हत्या कर देता है बाबू। और सगे भाई की हत्या करने के बाद यानी इस तमाम, देखो इतिहास में कुछ ही घटनाएं घटती हैं, मैं बड़ा कहता हूं कि हवाओं में नहीं होती, अटखेलियां ही लगाई जाती हैं। इसके एक घटना का जिक्र करते हैं राजशेखर नामक राइटर। राजशेखर का किताब है काव्य मीमांसा, और काव्य मीमांसा में इन तमाम बातों का जिक्र है कि स्त्री का वेश पकड़ के जाता है और शक शासक रुद्रसिंह तृतीय का वध करता है, और साथ ही साथ अपने ही भाई की हत्या करता है और स्वयं गद्दी पर बैठ जाता है। विद्यार्थियों ये बता दें आपको कि वही रामगुप्त है जो आगे चल करके यह बनेगा चंद्रगुप्त तृतीय द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय बनेगा। आप लोग एक और बात पूछते होंगे, अक्सर आप लोग प्रथम द्वितीय तृतीय आते रहता है ना नामों में। चंद्रगुप्त प्रथम पढ़े हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय आ गया। अब देखो बेटा होता क्या है कि विद्यार्थियों किसी भी एक परिवार में एक ही नाम के कई लोग हो जाएं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, या किसी ऑर्गेनाइजेशन की संस्था में एक ही नाम के लोग हो जाते हैं तो प्रथम द्वितीय और तृतीय करके दे दिया जाता है ना, नामांकरण कर दिया जाता है। लेकिन याद रखना है कि रामगुप्त का जो टाइमिंग पीरियड है वो लगभग कब तक शासन करता है?
375 करंट एरा से लेकर के 380 करंट इरा तक शासन करता है बेटा। तो बड़ी दिलचस्प कहानी, मतलब एक लड़की के लिए युद्ध होता है, एक पत्नी के लिए युद्ध होता है और तमाम रूप से रामगुप्त मारा जाता है कमज़ोर शासक होने के कारण। और हाँ विद्यार्थियों, एक बात और आपसे बता दूं कि इसी बीच में आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया जा रहा है, उस लिंक को आप ओपन करेंगे जिसको एक पीडीएफ फाइल खुलेगा और उस पीडीएफ फाइल में आपके क्वेश्चंस होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे लगभग। और 10 क्वेश्चन का आप लोग क्या करेंगे कि पहले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, ऑप्शन के साथ पढ़ेंगे और अपने कॉपी में क्या करेंगे, कॉपी पेन उठाएंगे और अपने अनुसार उसके उत्तर का चयन पहले कर लेंगे और उत्तर चयन करके रख लेंगे आज। और अगले हम वीडियो में क्या करेंगे, उसका एनालिसिस किया जाएगा उन 10 क्वेश्चनों का। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस बात का ब्योर ध्यान रखें, डिस्क्रिप्शन को देखें, लिंक को देखें। ठीक है, ओके। तो अब आते हैं हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय को। वही चंद्रगुप्त द्वितीय है जो देवगुप्त रहता था और देवगुप्त था, और देवगुप्त के बाद यह चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाता है। मैंने बताया आपको कि चंद्रगुप्त द्वितीय और प्रथम इसके पहले हो चुका है, क्योंकि इसी के परिवार में एक और भी व्यक्ति हुआ चंद्रगुप्त के नाम से, और ये चंद्रगुप्त क्या था, द्वितीय था। ठीक है, इसका वास्तविक नाम एग्जाम में पूछा चुका है कई बार एग्जाम में, उसका नाम था देवगुप्त। ठीक है, इसका लेते थोड़ा सा परिचय। इसके पिता का नाम चंद्रगुप्त है और इसकी माता का नाम क्या है, दत्त देवी। दत्त देवी है, दत्त नहीं है, दत्त देवी है नाम, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दत्त देवी। और ये दत्त देवी तो इसके क्या नाम होता है, इसके माता का नाम होता है। लेकिन आप लोगों को जानकारी थोड़ी सी और हम बता दें कि ये क्या करता था, यही देवगुप्त था जो कि लड़की का वेश धारण करके गया था मारने के लिए। किसको यह मारा था, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ऋतुसेन तृतीय को मार दिया था ये, जिसकी व्याख्या आप लोगों को मिल रहा है, हम लोग बता चुके हैं देवी चंद्रगुप्तम नामक किताब में, जिसको विशाख दत्त ने लिखा है। अब यहाँ से वो टेंट में घुस के मार देता है, जाता है टेंट में और लड़की का ड्रेस धारण करके, ड्रेस पहन करके और उसे मार देता है और अपने भाई को भी मार देता है और अपनी भाभी से विवाह भी कर लेता है। ठीक है, और इतना ही नहीं, यह एक नीति अपनाता, जानती हैं, वैवाहिक संबंध नीति हम बता चुके हैं पहले कि विवाह करता है, वैवाहिक संबंधों की नीति को स्थापित करता है और विजय करता है। यानी जिस राज्य कमजोर होता है तो उसको विजय कर लिया दबाकर, और जिन राज्यों को हम लोग नहीं जीत पाता था वो क्या करता था, तो वहाँ पर वैवाहिक संबंध स्थापित करता था और इस तरह से अपने राज्य का क्या किया, उसने विस्तार किया। और इसके कारण आप देखेंगे कि उसने 145 शादी किया था बाबू विद्यार्थी। कितनी शादी कर लिया, 145 शादियां कर ली, 145 विवाह कर लिया। और तो ये आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि 145 शादी कर लिया तो अकेले जनसंख्या ही बढ़ा दिया होगा, ऐसा नहीं है। ये काम वासना के दृष्टिकोण को रख करके शादियां नहीं की जाती थी हमारे उस समय में, क्योंकि आप लोग जानकारी होना चाहिए, यह एक क्या है, राज्य विस्तार की नीति है, इसके अंतर्गत ही शादियां की जाती थीं। और इसी के आधार पर आप लोग देखेंगे तो लगभग अकबर ने, जानते हैं कितना किया शादी अकबर 4500 करता है विवाह, जानकारी होना चाहिए आप लोगों को। 4500 रानियां थीं उसकी, अकबर ने विवाह किया था। और इतना छोड़ो, आपके राजा मान सिंह ने 5400, यानी कि उससे भी आगे होते हैं, 5400 पत्नियां थी मान सिंह की अपनी। ठीक है, और महाराणा प्रताप जिसको बड़े महान पुरुष कहते हैं, उनकी भी 14 पत्नियां थीं। तो ये कोई मैटर मैंने नहीं करता था, ये बात उस समय की है जब इस तरह के राजनीतिक विस्तार के लिए, राज्य विस्तार के लिए शादियां की जाती थी। उसको हम लोग एक नीति ही कहते थे, वैवाहिक संबंध की नीति विस्तार करने के लिए। अब ये क्या करता है कि जो शक शासक था, शकों को इसने क्या किया, मारा। किसके सहायता से, तो वकाटक की सहायता से, वकाटक साम्राज्य के राजाओं की सहायता लेता है और शकों को मार देता है। जब शकों को हत्या कर देता है तो इसकी उपाधि धारण करता है शकारी की। कौन सी उपाधि धारण किया, शकारी की उपाधि धारण किया ये। ठीक है, ये शकारी की उपाधि क्यों धारण करता है, शकों की हत्या करने के कारण। अब शक की हत्या किस सहायता से करता है, तो वकाटक की सहायता से करता है। और शकों को कहता है कि ये व्याघ्र है। शक क्या है,
व्याघ्र है, बाघ है, और मैं उसकी जबड़े को क्या कर दूंगा, फाड़ दूंगा। मान लिया कि ये मुंह बनाया बाघ का इसे, और इसके मुंह को फाड़ने का प्रयास करता है, ये इधर ये किधर। तो ये व्याघ्र हनन यानी सकारिक उपाय धारण करने के बाद ये व्याघ्र हनन टाइप का सिक्का चलवाता है, वो भी चांदी का सिक्का चलवाता है ये, ठीक है। और यही वो शासक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, कि जिसका जिक्र मिलता है मेहरौली स्तंभ लेख में, और ये मेहरौली स्तंभ लेख में इसका नाम चंद्र मिलता है, जहाँ वर्णन मिलती है, जिसकी पहचान होती है आगे चलकर मैं लिखा है सी फॉर चंद्रगुप्त, और सेकंड मतलब सेकंड। तो आप देख सकते हैं कि चंद्रा इसका नाम मिलता है, चंद्र का मिलता है कहाँ पर, मेहरौली। मेहरौली कहाँ पर है, मेहरौली के जो आयरन पिलर आप लोग ध्यान देंगे आज भी है, कुतुब मीनार कैंपस में एक लोहे का स्तंभ है, आज तक उस पर जंग नहीं लगा है, जिसके ऊपर इसका नाम उसका नाम क्या है, चंद्रा उल्लेखित किया गया है, ठीक है। ये उपाधियां धारण करने में बहुत एक्सपर्ट था, ये विक्रमांक की उपाधि धारण करता है, और इतना ही नहीं, अश्वमेध यज्ञ कराता है तो यह अश्वमेध पराक्रम की भी उपाधि धारण करता है। मालवा और गुजरात का जब विजय करता है तो अपनी राजधानी, द्वितीय राजधानी, सेकेंड राजधानी बनाता है उज्जैन को। तो प्रश्न जल्दी बताइएगा, प्रथम राजधानी किसको बनाता है फिर, कौन सी थी? तो इसकी प्रथम राजधानी का नाम है पाटलिपुत्रा, वन मतलब प्रथम, ठीक है। और ये विवाह के क्रम में एक और काम करता है, अपने भाई से विवाह करता ही करता है, शादी करता है, एक और विवाह करता है कुबेर नागा से। नागराज की जो पत्नी नागराज कुमारी जो होती है कुबेर नागा से विवाह करता है, और इन दोनों के विवाह से एक पुत्री पैदा होती है जिसका नाम है प्रभावती गुप्ता। और प्रभावती गुप्ता का विवाह करता है रुद्र सिंह द्वितीय के साथ, ठीक है। ये रुद्र सिंह द्वितीय कौन है, वही यहाँ वाले जिसकी सहायता से जीता था, ये वकाटक वंश का एक राजकुमार है रुद्र सिंह द्वितीय, उससे ये क्या कर देता है, शादी कर देता है। तो इस तरह से विवाह, युद्ध और विजय की नीतियों को अप्लाई करते हुए थोड़ा सा ये जब आगे बढ़ता है, तो अब देखिए, तो इसका पुत्र जो है कौन, कुमारगुप्त प्रथम हो जाता है ना, और इसका पुत्र है कुमारगुप्त प्रथम। इससे पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि वह कौन शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था, ठीक है ना। विक्रमादित्य की उपाधि यह भी धारण करता है कौन, आप लोग जानकर, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, सी फॉर चंद्रगुप्त और सेकंड मतलब द्वितीय, विक्रमादित्य की उपाधि को धारण करता है। तो क्वेश्चन मैंने पूछा आपसे कि इससे पहले कौन था जो, या और कौन है जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था, ठीक है। पता है उत्तर बताइए जल्दी से, कमेंट करिए। तो मैं बता देता हूं, वह था हेमू। यदि आपको उत्तर पता है तो मैं बता दूं, हेमू वो अंतिम शासक है जिसने विक्रमादित्य की उपाधि को धारण करता है, जिसे हम लोग हेमचंद्र विक्रमादित्य कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये पुत्र इसका है, ये इसका नाम है कुमारगुप्त प्रथम, और कुमारगुप्त प्रथम का विवाह ये करता है कदम वंश में, अपने पुत्र का विवाह करता है, उस कदम वंश की पुत्री से विवाह करता है। और एक कदम वंश उस समय शासन कहाँ करता था, तो उत्तर होगा केरल में, ठीक है, ये केरल में शासन करता था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के ही टाइम में एक चीनी यात्री आता है जो बौद्ध भिक्षु था, बौद्ध सन्यासी था, फाहियान, ठीक है ना, 399 से इतना समय तक 414 ईस्वी तक रहता है। उसने एक बुक लिखी थी फियो यू की, आप लोग याद रहना चाहिए, शी की लिखता है किताब, ठीक है ना। वो आता है कब, किसी दरबार में आता है, क्वेश्चन पूछा गया है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आता है चीनी यात्री फाहियान। और इसी के दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के ही दरबार में होते थे नवरत्न। नवरत्न कौन कौन है, तो देख लीजिए, यही नवरत्न है, ये नवरत्न है यहाँ पर। एक है सबसे महान रत्न, रत्न का मतलब होता है सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति राज्य का, राज्य का नहीं मतलब कि सभा का, उसके यानी कि उसके शासनकाल में जहाँ बैठता था सभा भवन में, है ना, राजभवन का सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति जो बहुत ब्रेनिस्ट हो, ब्रिलियंट हो, कुछ खास गुण रखता हो, तो एक महान व्यक्ति है जिसे हम लोग कहते हैं क्या चीज़, इसे संस्कृत का शेक्सपियर भी कहते हैं, आप लोग जानकारी होना चाहिए, सब जानते भी होंगे। संस्कृत साहित्य का शेक्सपियर कहते हैं किसको, कालिदास को। उसके बाद एक और होते हैं अमर सिंह,
सेकंड, द्वितीय का नाम हो गया शंकु। अमर सिंह को जान लीजिए, वही अमर सिंह है। देखिए मैं कुछ नाम लिखा हूँ मैं। अमर सिंह जो हैं वो एक किताब लिखते हैं, एक सबसे बड़ी बात लिखते हैं अमर सिंह। देखिए यहाँ पर अमर सिंह जो हैं, यही वो अमर सिम्हा है। अमर सिंह लिखा हुआ है, अमर सिम्हा होगा, वहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, सिम्हा कर लीजिएगा, अमर सिम्हा है। तो ये अमर सिम्हा कौन है? तो इसने एक बुक लिखा है अमर कोश। विश्व में बेटा हम ही वो लोग हैं, भारत वही देश है जो विश्व को देता है डिक्शनरी, विश्वकोश, शब्दकोश हम ही दे सकते हैं। इतना हमारे पास विज्ञान साहित्य डेवलप था। लेकिन क्या करें, अंग्रेजों और आक्रांताओं के कारण हमारे सारे साहित्य और विज्ञान को नष्ट कर दिया गया। लेकिन फिर पूछा गया क्वेश्चन, आगे आपसे एग्जाम पूछा जा चुका है कि अमर कोश के लेखक कौन है? उत्तर क्या होगा? अमर सिम्हा। ठीक है, अमर कोश क्या है? एक डिक्शनरी है। लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में, एसएससी में, रेलवे में, बीपीएससी में, यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि कालिदास से कुछ महत्वपूर्ण बुक्स यहाँ मैंने लिखा हुआ है, याद कर लीजिएगा। कुमार संभवम, वेरी इंपॉर्टेंट। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम में ही वह बात की व्याख्या मिलती है कि हमारे राजा भरत कैसे, भारत नाम का जो एक शाकुंतला नाम की ऋषि की पुत्री होती थी और उसी से पैदा होते हैं हमारे भरत, इसी के नाम से हमारा देश का नाम भारत पड़ता है। अभिज्ञान शाकुंतलम से सिद्धांत की व्याख्या मिलती है। रघुवंशम भगवान की व्याख्या करती है। विक्रमोश्रियम, विक्रमादित्य ने की चंद्रगुप्त द्वितीय की व्याख्या करती है। मालकाग्नि मित्र बता चुके हैं पिछले क्लास में आप लोगों को कि मेघदूत बड़ी अच्छा एक, आज कहते हैं ना कि लव लेटर टाइप का, कि वो मैं लिखता हूँ पाती जिस पर जाकर तुम बता देना, हे मेघ वर्षा के बूंदों को तुम उसके ऊपर बरसा देना। यह मेघदूत की लाइन है बाबू, क्या बेहतरीन लाइन है कि वर्षा की बूंदों जाकर तुम उसके सीने नहीं, उसके चरण पांवों पर बरसा देना। और इस तरह से कह सकते कभी उसमें तो आप लोग आजकल वाईफाई है, सॉरी क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप कर देते हैं। उस समय कवि अपनी कविता के माध्यम से लिख रहा है, कहाँ पर? मेघ पर अपने प्रेम की व्याख्यान करता है और जाकर के वो प्रेम बरसता है प्रेषी के ऊपर। इसकी व्याख्या कहाँ मिलती है? मेघदूत में। किसने लिखा है उसको? कालिदास ने लिखा है। और कालिदास को एक ध्यान रखें, कालिदास को क्या किया जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय क्या करता है, चंद्रगुप्त द्वितीय कालिदास को अपना दूत बना करके भेजता है कुछ दिनों के लिए कुंतल नरेश के पास। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, कहाँ गया था दूत बन करके कालिदास? तो कुंतल नरेश। और देखिए अभी धन्वंतरी है, वही इन्होंने लिखा है, नवरत्नों में से एक धन्वंतरी। शंकु सिद्धांत दिया शंकु जी ने। धन्वंतरी वही है जो कि सिद्धांत देते हैं किसका? यही धन्वंतरी हैं जो कि आपको बताएंगे क्या बताते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जिसको हम लोग कहते हैं रामदेव जी जिसका प्रचार कर रहे हैं, वनस्पति जगत की चिकित्सा करने के लिए धन्वंतरी को कहा जाता है, यानी कि पेड़ पौधों से चिकित्सा करने की बात ये करते हैं। कौन? धन्वंतरी, है ना। उसके आते हैं छड़प हैं, फिर बेताल भट्ट हैं, वरुचि हैं, बहुत अच्छे ज्योमेट्रिस्ट हैं, घट करपर हैं। भट्ट उसको कहते थे बेटा कि जो राजा की बड़ाई करने में बहुत आगे होते थे, उसे हम लोग कहते थे, है ना, भट्ट कहते थे। घट करपर एक बहुत अच्छे कवि हुआ करते थे। वराह मिहिर एक बहुत बड़े ज्योमेट्रियस होते हैं। वराह का अर्थ होता है बौना, और मिहिर मतलब जो एक्सपर्ट हो, यानी कि ये वराह मिहिर किस चीज़ में एक्सपर्ट थे? तो सुरंग बनाने में एक्सपर्ट थे। कौन? आपको ये वराह मिहिर। धन्वंतरी किसके एक्सपर्ट हैं? चिकित्सा जगत के एक्सपर्ट हैं। ये आपके साहित्य जगत के एक्सपर्ट हैं। तो इस तरह से बहुत हमारे एक्सपर्ट लोग होते थे। और ध्यान रखिएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय को बहुत उपाधि धारण करने का क्या बोलते हैं, शौक था। तो ये भगवान विष्णु का उपासक था, तो ये इसने वैष्णव धर्म को एक्सेप्ट किया था, और इसी कारण इसे कहा जाता है परम भागवत। देखिए परम भागवत कहा जाता है। उपाधि का मतलब क्या होता है कि आपके अंदर जो कैपेसिटी है, जो योग्यता है, उसी के आधार पर हम लोग उपाधि देते हैं। जैसे मान लिया किसी का पैर लंगड़ हो गया, टूट गया, तो उसमें लंगड़ा कर देते हैं। उसी तरह से कोई विष्णु की पूजा करता है तो उसे वैष्णव कर देते हैं। और विष्णु की ही किताब का नाम है भागवत ग्रंथ, तो ये परम भागवत हो गया, है ना।
और इसे इतना ज़्यादा इच्छा था कि पूरा संपूर्ण पृथ्वी को यह विजय करने का प्रयास करना चाहा था, जिसका उल्लेख करता है उदयगिरि का अभिलेख। उदयगिरि का अभिलेख इस बात को बताता है कि यह पूरे पृथ्वी पर विजय प्राप्त करना चाहता था। ठीक है, तो आप लोग नेक्स्ट हम लोग वीडियो में मिलेंगे, जो कि होगा इसके पुत्र इसका उत्तराधिकारी बनेगा, जिसका नाम होगा चंद्रगुप्त द्वितीय कहलाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो उत्तराधिकारी होगा वह होगा कुमारगुप्त, इसका बेटा उत्तराधिकारी बनेगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कुमारगुप्त के बारे में। बट इससे पहले आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, उस लिंक को देखें, वहाँ से PDF को क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन को बनाएं, और अगले क्लास में आप लोगों को उसका एनालिसिस किया जाएगा। ठीक है, तब तक आप लोग अपने चैनल, आपके अपने चैनल जिसका नाम है सिविल मित्रा, उस पर बने रहें, हमारा साथ देते रहें, और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, और ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करें। हाँ, हम लोग